नमस्कार साथियों। मुझे आपके इस कार्यक्रम का शीर्षक बहुत रोचक लगा, इसलिए राजेश, ये हम भूल ही गए हैं इन दिनों कि हम कुछ क्यों करते हैं। हमारे पास किसी क्यों का, किस लिए का, कैसे का, कहाँ का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, और तर्क पद्धतियां सारी एक तरह से बिसर सी गई हैं। ऐसे में अगर कोई कार्यक्रम कहता है इसलिए, तो किस लिए का उत्तर वो अपने भीतर जगाने की कोशिश करता है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब जो निकोलाई रूसी लोक कथा से निकलकर नए सिरे से लगान न दे पाए किसानों से कह रहा है, जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे। ज़ार निकोलाई के बारे में लोक कथाएं कहती हैं, रूसी लोक कथाओं में से एक कहती है कि जब लगान नहीं दे पाते थे किसान, तो ज़ार ऐसे ही बुला के उनको कहता था, एक असंभव प्रत्यय उनके सामने रख देता था। और इसी तरह से हम किसानों की तरह, जो रूसी ज़ार के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं पा रहे थे कि जाना कहाँ है, लाना किसे है, वो एक तरह से नए सिरे से भेज दिए गए हैं एक ठंडे इलाके में, जहाँ क्राइम एंड पनिशमेंट का युवक जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग भेजे गए थे उस ठंडे रेगिस्तान में। खैर, राजेश जी की सबसे बड़ी खासियत है कि हमें वो अपने भीतर प्रवेश करना सिखाते हैं। उनकी कविताओं में क्रियापद बहुत है, देखना, सुनना, सोचना, झुकना, लिखना, ये क्रियापद तो है ही उस, और इनके साथ एक निरंतर गति की ओर बढ़ता हुआ मन है। विचारधारा की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका धारा होना। विचारधारा बहने का नाम है, कहीं किसी झील बनकर ठहरने का भी नाम नहीं है, और किसी पोखर में रुक जाने का भी नाम नहीं है, जकड़ के जकड़बंदियों में। इसलिए विचारधारा एक निरंतर यात्रा हमारे भीतर और हमारे बाहर जगाती रहती है। एक कवि अगर यह धारा, प्राण धारा और विचारधारा दोनों जगाने में, उसकी निरंतर यात्रा जारी रखने में कामयाब होता है, तो वो अपने समय का बड़ा कवि होता है। इन दोनों निकषों पर, प्राणों में प्राण लौटाने वाले निकष पर और विचार तत्व में धारा वाला सातत्य, सनातन संधान का सातत्य बनाए रखने वाले प्रत्यय पर भी मैं इन्हें बड़ा कवि मानती हूँ। आप कितने भी परेशान हो, अंधेरे बंद कमरों में, नौकरी खो गई हो, संबंध टूट गए हो, माता पिता बीमार हो, खेत बिक गए हो, कहीं कोई काम नहीं सध रहा हो, कोई आंदोलन नहीं सध रहा हो, जग थक हो सारा समय, उस समय भी अगर राजेश जी की कविताएं
आप सस्वर पढ़ेंगे, ये मैंने अनुभव करके देखा है, तो आपके प्राणों में प्राण लौटेंगे और आपका विचारक जो है वो एक धारा में लगातार संधान में निकलेगा कि ठीक है, ये हमारा समय हारे हुए थके हुए योद्धाओं के घर लौटने का समय है। ये समय ऐसा समय है जब हमें नए सिरे से कुछ जगाना है। तो लगातार भीतर और बाहर हमें देखते चलना है और देखने के साथ साथ संवाद साधते चलना है। तो ये जो संवादमयता है इनकी कविताओं की, वो भी मुझे बहुत ताकत देती है। आप एक बात और देखें कि उन्होंने मैं तो उनकी कविताएं जब पढ़ने बैठी आज सुबह, तो मुझे लगा मैंने कुछ जोड़े बनाए। मुझे लगा कि एक कविता एक जगह पूरी होती है और फिर 10 कविताओं के बाद कोई एक ऐसी कविता आती है जो अगर जोड़ा बना के पढ़ी जाए तो वो एक महाभाष्य, अपने समय का महाभाष्य रचती हुई जान पड़ती है। तो जैसे दो बैलों का जोड़ा होता है, हीरा मोती प्रेमचंद के होते थे, या राजेश जी की कविता में ही बहुत सुंदर एक कविता है सन 59 में इनके साथ जो पढ़ते होंगे, एक मुसलमान साथी इनके, उनको निवेदित कविता है। उसमें भी वो कहते हैं कि हम ऐसे बैठते थे बेंच पर जैसे दो बैलों का जोड़ा, दोस्त हमें चिढ़ाते थे। अब इसी तरह के, और उसके बाद दंगा हुआ, फसाद हुए, और इसके बाद जब स्कूल खुला तो देखा कि वो खास अब तरह के लड़कों के साथ है, और मैं मुझसे मुझसे उसने एक भय का नाता, संवादहीनता का नाता कायम किया है। ये जो भयातुर समय है, मैं उसमें हम कैसे टूटे हुए संवाद जोड़ें, इसके बहुत सारे उत्तर आपको यहाँ बिखरे पड़ेंगे। जैसे हमारा समय टूटी हुई किरचियों का समय है और इन किरचियों से हमें दोबारा कुछ बनाना है, उसी तरह इनकी कविताओं में भी बहुत मैं जोड़ा बना के जो कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, उसके पहले ये कहना चाहती हूँ कि स्त्रियों से एक कविता है जिसमें भील से, बहुत सुंदर वो भील है जिसका राजा भोज का है, वो उसने कुआं अपना पोखर खनवाने की कोशिश की है और एक धारा है कि आती ही नहीं है। तो एक भील है जिसको बस पत्थर धरती की छाती फाड़ के पानी उद्घाटित करना बस उसी को आता है, और वो भागा फिर रहा है लगातार, और उससे फिर वो होता है, वो आता है, छूता है और बांध बन जाता है। तो जो भाग रहे हैं, जो विस्थापित है, जिनके पैर उखड़ गए हैं, वो उन भीलों से, उन स्त्रियों से, उन बेरोजगार लड़कों से, जिनमें जो गलियों में रहते हैं, उसका तो चित्रण बहुत सुंदर है इनकी कविताओं में। रात है, चांद है, चाय का ढाबा है, और बेरोजगार चिंतनशील, प्रखर, लेकिन बेरोजगार लड़कों की फौज है पूरी, जो उत्तर टटोल रही है। हो सकता है वो कहीं अपने छोटी सी एक पत्रिका चला रही हो, कहीं वो किसी भाषण का इंतजाम कर रही हो, किसी खेत में वो लोगों को प्रशिक्षित कर रही हो, राजनीतिक प्रशिक्षण दे रही हो, मजदूरों के सर पे के कंधे पे हाथ रख के कह रही हो साथ ही हाथ बढ़ाना। वो कहीं भी वो जो टोली है नवयुवकों की, वो पसरी पड़ी है गलियों का, मतलब किसी भी कस्बे की गलियां याद आ जाती हैं। हालांकि हम स्त्रियों को ये नहीं नसीब हुआ
कि हम सारी रात स्टेशन पर जैसे इनकी कविताओं में युवक बैठते हैं सिगरेट पीते हुए और आराम से तरह तरह की के विचार आपस में बांटते हुए राजनीतिक चिंतन करते हुए सारी सारी रात घर से बाहर है। मुझे ये पढ़ते हुए आनंद तो बहुत आया, वाइकेरियस प्लेजर जिसको कहते हैं, कि क्या 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 बात होती होगी कि सारी रात आप किसी संवेद चिंतन में लगे हैं और आपने सारी घेरेबंदियां पार की हैं। मुझे इसका अनुभव नहीं है, किसी स्त्री को, मध्यवर्गीय स्त्री को ये अनुभव नहीं होगा। हालांकि जिसके भाई या पति या पिता कोई अपना जो उसको सुरक्षित रख सकता हो, वो हो अगर पार्टी में, तब तो वो भी हो सकता। तभी भी मुझे लगता है वो भी लड़कियां, मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिन जो होल टाइमरों की बच्चियां थी, वो भी इस तरह से मुक्त भाव से नहीं स्टेशन पर सारी रात रह जाती थी या चाय के ढाबे पर। लेकिन उनके पास जो फिल्टर्ड नरेशन आते थे कि सड़क पर क्या हुआ, संसद में क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो हमारे मुक्ति संग्राम में नहीं हो, मतलब होना चाहिए, अध्याय जुड़ना चाहिए था, ये सब जो घर में आते होंगे ना ये लड़के, तो शिकंजी का ग्लास सारी लूप में चल के आए होंगे, तो शिकंजी का ग्लास लेके जो लड़कियां खड़ी रहती होंगी, उनकी बहनें, माएँ, बुआएं, वो कोई भी, तो वो उनके पास फिल्टर्ड नरेशन आता होगा। मुझे जब सुभद्रा कुमारी जी का मैं पढ़ती हूँ तभी भी मुझे ये समझ में आता है कि देखो जो भी सड़क पे हो रहा होगा वो फिल्टर होके आता होगा दोबारा कह के। और इस समय जब मुक्ति आंदोलन कहीं भी किसी भी तरह के होते थे उन दिनों में, तो उस 80 तक की 80 क्या परिदृश्य में कल्पना कर रही हूँ, तो हम लोग उस समय भी इन्हीं भाइयों के चेहरे देखते थे कि क्या हो रहा होगा वहाँ, क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, रात को आए तो कैसे, रात को नहीं आए तो कैसे। और उसके बाद जो भी लेकिन हमारे मन में क्षमता था उसके लिए एक बहुत गहरा उत्साह। तो क्या किया है 90 के बाद वाली कविता में इन्होंने, राजेश जी ने, कि इन स्त्रियों की दुनिया की ओर उन्होंने बहुत गहरा छंद बनाया है इनकी ओर से। मैं तो पूरी एक मतलब वो लेके बैठी हूँ और मैं पढ़ के सुनाऊंगी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। जिस यात्रा की, सनातन यात्रा की मैं बात कर रही हूँ, नए प्रश्न जब उनको तबाह करने लगे तो उन्होंने किसकी ओर देखा। आप देखेंगे स्त्रियों को संबोधित कविताएं या भीलों को संबोधित कविताएं या वृद्धों को, बहुत सारे वृद्ध हैं, मुसलमान वृद्ध खासकर, जो बहुत बड़े किरदार, कोई किरदार अपने कहाँ से उठाता है अपनी कविता में, आख्यान कहाँ से लेता है, बिंब कहाँ से लेता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम उसी से दृष्टि विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन्होंने जब कोई महास्वप्न टूटा तो क्या उसमें जोड़ना था, कैसे उसको रिक्रिएट, जैसे हम कविता रिक्रिएट करते हैं, एक ड्राफ्ट लिख देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे हम मूंग फुलाने के लिए रखते हैं या चना फुलाने के लिए रखते हैं, एक बार पोटली बांध दी, कहीं रख दिया, उसके बाद उसमें अंकुर आता है, कुछ दिन बाद आता है, तो फिर उसको खोलते हैं। तो कविता भी ऐसे ही लिखी जाती है। हम आटा गूंथते हैं, फिर भी हम तुरंत उसकी रोटियां नहीं बनाती, हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं ड्राफ्ट, समझिए कि उसके बाद जब मुलायम रोटियां बनती हैं तब हम बेलना शुरू करती हैं। इसी तरह अच्छे कवि जो होते हैं वो पहले ड्राफ्ट रख देते हैं, समय के दराज में कहीं छोड़ देते हैं, और उसके बाद समय ही लिखता है, वो ड्राफ्ट फेयर करता है समय ही। और यही उनका, इसी तरह से विचारधाराएं भी, मान लीजिए एक ड्राफ्ट था उस समय के हिसाब से, तो उसको अब नए सिरे से अगर रीराइट करना है तो किसके पास जाके आप उसको रीराइट करेंगे। आखिर लोकतंत्र का, जनतंत्र का कोई अब तो कोई उसका विकल्प है नहीं, तो रीराइट तो करना है। हम सभी जानते हैं कि बिना बोले तो कुछ नहीं होना। तो उसको रीराइट जब करना है, जैसे कविता लिखी जाती है वैसे अगर हमको विचारधारा राइट करनी हो और कविता में विचारधारा रीराइट करनी है, तो हम किसके पास जाएंगे।
हम उसी के पास जाएंगे जिसके पास हम थक के, जिसके आंचल में सिर छुपाने जाते हैं। हमें हमें उसी के पास जाना होता है। तो हम इसी तरह स्त्रियों के पास ये गए हैं, कम से कम राजेश जी गए हैं अपनी पीढ़ी में। और उसके बाद मदन कश्यप जी भी गए हैं, और बाद के दिनों में मंगलेश जी भी गए थे। बहुत शुरू में नहीं गए थे, लेकिन बाद में गए थे। तो ये लोग आए स्त्रियों से अंतरंग संवाद करने। बल्कि नागार्जुन के समय से अगर हम देखें तो, या त्रिलोचन के समय, तो चंपा से वो गपशप करने वाला सिलसिला वहां से शुरू होता है। और उसके बाद गुलाबी चूड़ियों वाली जो लड़की है, वो प्रगतिशील कविता के इस पक्ष पर आते आते युवती हो गई है, बड़ी हो गई है। उसकी उसकी दो आना दो के फांद की चूड़ी अब नहीं हटेगी, वो एक पूरी स्त्री हो चुकी है। और उससे ये लोग पूरा संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी विचारधारा जो थी वो नए संदर्भ में धन रोपनी कर रही किसान की तरह वो एक संदर्भ से उठा के नई जमीन पर अगर उसको बोना चाह रहे हैं या रीड्राफ्ट करना चाह रहे हैं, तो स्त्रियों का सहारा ले रहे हैं और भीलों का सहारा ले रहे हैं। आप उस भील की बात समझिए, जिसका राजा का वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा था, उसके स्पर्श के बिना धरती में पानी गड़गड़ा ही नहीं रहा था। इसके अलावा मुसलमान वृद्ध जिन्होंने बंटवारे की पीड़ा देखी है, उनकी आंखों में क्या था? आखिर वो उनका ऑप्शन था कि वो कहीं नहीं गए, और वो रह गए। जो उनकी आंखों की पीड़ा भी बार बार इनको सताती है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? उसके बाद वो जाते हैं छोटे छोटे काम करने वाले लोगों पर, जो तथाकथित छोटे काम करते, प्लम्बर, नट, बिजली बनाने वाले और इस तरह के तमाम लोग। और कहते हैं कि इनका पता मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को याद रहता है। मैं तो मेरे दिमाग से ये नाम उतर जाते हैं। वो कहते हैं मैं षड्यंत्र करने वालों के तो नाम याद रखता हूँ, लेकिन जो ये प्लम्बर है, जो मेरा रुका हुआ पानी, अब पानी का देखिए, पानी की व्यापकता देखिए। पानी की आवाज कविता से मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि पांचों तत्व, खालिस तत्व, जैसे पैब्लो नेरूदा की कविता में एक नया डायमेंशन, नया आयाम पा जाते हैं, वैसे इनके यहाँ कैसे पा जाते हैं? ये प्लम्बर की बात करते हैं, वहां भी पानी रुका हुआ है, आंख का पानी भी मरा हुआ है और पानी रुक भी गया है। उसके अलावा उस जलाशय का पानी भी रुक गया है श्रम के स्पर्श के बिना। और ये जो श्रमिक है, उससे हृदय संवाद कौन कर रहा है? हृदय संवाद कर रही है स्त्रियां। कौन सी स्त्रियां? जो पीठ पे खुजली होती है तभी भी याद आती है। उसकी गृहस्थी में वो चाय बनाने जा रहा है। आख्यान बहुत रोचक है, गृहस्थी के रोचक आख्यान। तुम दफ्तर से छुट्टी ले लो के समय तक, जब गर्भवती पत्नी है और एक ये देखिए, पुरुषों की यात्रा यहाँ शुरू हो गई थी। वो कम से कम हमदर्द आंखों से देख रहे थे अपनी पत्नियों के। वो आती है दफ्तर से, तो वो कहते हैं कि तुम दफ्तर से छुट्टी ले लो। वो कहते हैं मैं चाय बना देता हूँ। वो बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि वो आंखों पे हाथ रखती है, और उसके बाद कैसे कैसे आने के बाद थकी हुई स्त्री तन मन धन से बाहर सेवा की, घर पे भी सेवा ही की। और सेवा अच्छी चीज है, केयर एथिक्स अच्छी चीज है, श्रम अच्छी चीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियों को श्रम नहीं करना चाहिए या सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुरुषों को भी करनी चाहिए। ये जो मूल्य है वो सब में बराबर बराबर बंटने चाहिए। जो जीवन के मूल्य हैं, ये भी सिर्फ संसाधन ही बराबर नहीं बंटने चाहिए, अवसर ही बराबर नहीं बंटने चाहिए, बल्कि जीवन मूल्य जो हैं अच्छे वाले, सहिष्णुता के, धीरज के, श्रम के, सेवा के, ये बड़े मूल्य हैं, ये भी बराबर बराबर बंटने चाहिए। ये लगातार कहते हैं और तत्वों के साक्ष्य से कहते हैं। ये फिजिक्स के स्टूडेंट के छात्र रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल जो फोर्स होता है कविता में, जो या तो बाहर से अंदर आती है या अंदर से बाहर जाती है, ये आवाजाही सांसों की केंद्रापसारी और केंद्राभिसारी, अगर मैं गलत अनुवाद नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक ही अनुवाद कर रही हूँ। शायद मैंने पढ़ा था फिजिक्स की किसी किताब में, स्कूल में उस समय टेक्स्ट बुक हिंदी में आ रहे थे तो मैंने पढ़े, यही होता है। तो उसमें वो कविता में भी होता है। और अगर बाहर से अंदर आते हुए, अंदर से बाहर आते हुए भी अगर ये ठहरते हैं
और संवाद करते हैं उनसे और उनके श्रम की गरिमा का बखान करते हैं, जिनसे इनको बहुत सीखना है। तो इस दृष्टि विस्तार का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। अब पानी का जो रुकना है, ये इनके यहाँ बहुत बड़े रूपक की तरह आया है। मैं आपको पानी वाली कविता पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और उसके साथ ही जोड़े में जो पढ़ने की मैंने बात की थी, 2 कविताएं मैं जोड़े में पढ़ना चाहती हूँ और उसके माध्यम से बात करना चाहती हूँ। एक तो पानी की आवाज और दूसरा धरती के इस हिस्से में। पानी का ही जादू था कि पानी की आवाज भी पारदर्शी और तरल लगती थी। बहकर समुद्र की तरफ जाती आवाजों में पहाड़ से उतर कर आने की आवाजें भी शामिल थीं। उसके गिरने में उसके उछलने की आवाज शामिल थी। ये ध्रुवांत जो देखिए, बाइनरीज जो देखिए, डायलेक्टिक्स देखिए, ये इंक्लूसिवनेस देखिए, ये शामिल होना देखिए। उसकी कई आवाजों में एक आवाज, ये कोरस वाला, वृंदगान वाला। ग्रीक प्लेस जो यूनानी जो नाटक होते थे, उसमें हमेशा वृंदगान, जो सत्य बड़ा कहना था, जैसे हमारे आकाशवाणी होती थी तो एक ही व्यक्ति बोलता था आकाशवाणी होने पर, लेकिन जब हमारे यहाँ ग्रीक नाटक होते थे और बड़ा कोई सत्य उच्चारित होना होता था तो वृंदगान में होता था। हमारे यहाँ भी भरत वाक्य होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। और तो वृंदगान में जो समय का सत्य था वो भाषित, उसका भाष्य रचा जाता था। तो ये समय का बड़ा सत्य है कि इंक्लूसिवनेस, जैसे मंगलेश जी ने भी वो कविता थी ना उनकी, जिसमें वो समूह गान में जो पीछे रह गए लोग हैं, बैकग्राउंड सिंगर्स, उनकी कविता। इसी तरह इसमें भी कोरस है, देखिए। और समय का सत्य वही उन्हीं के पास है। उसकी कई आवाजों में एक आवाज उसके छत से टपकने की भी थी। टपके की जगह पर जब कोई बर्तन रख दिया जाता था तो उसमें छन्न की एक और आवाज जुड़ जाती थी। अब ये जो संवेद वाली बात है, ये जो चेतना में सबको एकला चलो रे नहीं, हंस अकेला जाए भी नहीं, हम सब मिलके चलने वाले हैं। ये सब मिलके चलने वाला, हम छोटे छोटे हाथ बढ़ा के बढ़ने वाले हम साथी हैं। और उस साथी में अब साथिने भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा योगदान है। और भील भी शामिल हैं, और बिजली बनाने वाले भी जीवन की बिजली गुल हो गई है, तार कट गया है। इसकी कितनी व्यंजनात्मक व्याप्ति है यहाँ। और सुनने का शऊर, कितना कुछ अंदर शामिल, अंदर आजा पाजा कान में समाजा भाव से आता जा रहा है। कितना कुछ, कितनी अनुगूंज, अनुगूंज पर पूरी एक कविता है। सब एको वाली कविता ग्रीक मिथोलॉजी से लेके इन्होंने बहुत सुंदर एक स्त्रियों का इतना बड़ा रूपक दिया है कि वो चलती है और सिर्फ अंतिम शब्द दोहराती है। बाकी तो नार्सिसस के प्रेम के कारण उसको अभिशप्त है वो, और पूरा कहने की उसको अब ताकत नहीं रही, उसको उसकी जीभ आदि काट दी गई है। तो वो सिर्फ वो जो परछाइयाँ और आहटें, अनुगूंजें स्त्रियों के नाम पे शेष रह गई हैं, इसका बहुत बड़ा रूपक वो रचते हैं। तो आहटें, अनुगूंजें, परछाइयाँ, इन सब की आहटें, इन सब को समेटे हुए, सबकी बात सुनते हुए ये एक वृंदगान रचने की कोशिश। पानी की आवाज, ये जीवन का पानी कम हो गया है, जीवन का जल तत्व कम हो गया है, पर्यावरण में ही नहीं हमारे भीतर जल तत्व सूख रहा है। तो माधुर्य से देखना, मीठा बोलना, आदमी की निगाह से देखना, और मतलब स्त्री की निगाह से सारी दुनिया को देखना, ये एक शऊर है जो नए हमारे राजेश जी नए कवियों को इसकी ओर इशारा करते हैं। नए कवियों की से कहते हैं कि देखो, ये काम एक छूटा हुआ सा काम था। बच्चियां जब तक बच्चियां थीं, प्रगतिशील आंदोलन के समय शुरुआती दौर में चंपा छोटी थी, गुलाबी चूड़ियों वाली लड़की छोटी थी, तब तक तो वो संवाद के योग्य थी, बराबर के योग्य थी, खेलने की योग्य थी, क्रीड़ा के योग्य थी।
लेकिन बड़ी होती हुई स्त्रियों से, जिनके पास शिक्षा दीप स्त्रियां हैं, उनसे भी संवाद कैसे साधा जाए, उनको भी कैसे लेके चला जाए, उनके जैसा माधुर्य कैसे भरा जाए, क्योंकि हिंसा का प्रतिपक्ष रचती हैं स्त्रियां और न्याय के साथ करुणा की चोटी गूंथ देती हैं। मतलब चोटी कोई हम गूंथने बैठती हैं ना, तो 3 हम हिस्सा करते हैं अपने बालों का, और एक जैसे रस्सी, अगर आप नई चोटी आपने गूंथी है तो आपको रस्सी की बात कहती हूँ, रस्सी ऐसे ऐसे इंटरट्वाइन करते हुए समय और स्पेस, कॉस्मिक और कॉमन प्लेस, पर्सनल और पॉलिटिकल, ममता और न्याय, मनोवैज्ञानिक युद्ध, हमेशा युद्ध का और दंगे का प्रतिरोध है राजेश जी की कविताओं में। एक बहुत सुंदर इनकी और कविताएं हैं जिसका मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया है अभी हाल फिलहाल। उसमें रैली में स्त्रियां बढ़ी चली जा रही हैं। वो पीठ की खुजली वाली अंतःपाठीय कविता रैक्व की याद दिलाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के रैक्व की याद दिलाती है, वो पुराण के चरित्र की याद दिलाती है, अंतःपाठीय है, और वो हीरामन वहां से रेणु ने भी लिया था चित्र पीठ की खुजली का। तो वो सब याद दिलाते हुए अपनी स्मृतियों की अनुभूजे फैलाती हुई अंततः वो रैली में जो साथ चल रही है स्त्रियां, गले में गोदी में बच्चा लेके, और उनको फिर ये भी याद आ रहा है कि कैसे घर पे खाना भी बनाना है और राशन का दाम कम होगा तो कितना। ये जो भूख और अपमान दोनों की पीड़ा पहचानने वाले हमारे समय के बड़े कवि हैं, इनको मैं उनके इंक्लूसिवनेस के लिए और उनकी दोस्त दृष्टि के लिए भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और उनसे उनके लिए मेरे मन में बहुत ही ममता है, प्रेम है कि ये स्त्रियों की दृष्टि से दुनिया देखने के लिए बिना हिंसा के एक प्रतिपक्ष संवाद के सहारे कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि जनतंत्र में संवाद के अलावा और होता क्या है। तो वो इन्होंने इस तरह से इन्होंने अपनी विचारधारा के धारा होने का प्रमाण दिया, लगातार बढ़ने का, और लगातार नया कुछ सीखने का, आत्म क्रांति को बृहत्तर क्रांति की भूमिका बनाने की जो लगातार कोशिश की है। मैं तो अगर मेरे मन में तो आता है कि मैं धरती के इस हिस्से में जो चिड़िया कहती है वो भी वृंदगान ही है। देखिए धरती के इस कविता, ये जो कविता है पानी की आवाज, उसमें धरती के इस हिस्से वाली कविता को मैं साथ साथ जोड़ा लगा के पढ़ना चाहती हूँ, जैसे मैना मैनी का जोड़ा होता है, क्योंकि एक का अर्थ दूसरे में खुलता है। ये एक बहुत रोचक प्रक्रिया है जिसके लिए अंदर अंदर जैसे सुरंग सी बन जाती है। एक कविता से दूसरी कविता में सुरंग सी बनती है, एक खुफिया सुरंग। और जैसे आप देखेंगे डिकेंस के अ टेल ऑफ टू सिटीज में खुफिया सुरंगें बहुत सारी हैं। फ्रांसीसी आंदोलन के समय की रचना है और आंदोलन का बहुत सुंदर चित्र है। उसमें वो क्या कहती है, एक बुजुर्ग औरत है इनकी पर, वो चलाती है क्या सराय, और उसको क्रांतिकारियों को रास्ता दिखाना है, तो वो क्या करे, तो वो स्वेटर बुन रही है। स्वेटर बुनते 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 वो उसमें पूरा खुफिया नक्शा बुन देती है। अब कोई समझने वाला समझ गया, लाल बुझक्कड़ समझ गए, बाकी को कुछ समझ ही में नहीं आया। उनको लगा कि ये तो स्वेटर बुन रही है। तो स्त्रियां ऐसे ऐसे इशारे करना जानती हैं। वो दो सहेलियां आपस में बात करते हैं, मजाल नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि क्या बात कर रही हैं। तो कविता तो खुद ही एक स्त्री है, वो इशारों में बोलती है, कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो मार्मिक बोलती है, मन पे प्रहार करती है, और इतना मीठा बोलती है कि आपके भीतर का मनुष्य जग जाए, जो थोड़ा ऊंघ रहा है अभी वो जग के बैठ जाए। जागो मोहन प्यारे, हम हारमोनियम जब सीखा करते थे तो हमें एक गीत सिखाया जाता था, जागो मोहन प्यारे। तो उसमें हारमोनियम की भांति इतना भाए भाए करके बजती, तो गुरुजी कहते थे कि देखो ये राग भूपाली गाना तो बहुत का ऐसे करना कि बहुत घर के एक कोने में जाके गाना। तो हमने कहा क्यों, ये तो जगाने के लिए ही हो रहा है, कह रहे हैं जागो मोहन प्यारे, तो उधर जाके गाएंगे तो कैसे होगा।
तो कहते हैं कि हँसने लगे, बोले कि थप्पड़ के रेंज से बाहर जाके जगाना चाहिए, नहीं तो एक थप्पड़ चलेगा। तो मुझे वो बात अभी तक याद आती है कि वो जागो मोहन का है, जागरण का जगाने का काम स्त्रियों का बड़ा कठिन काम है। हर आदमी नींद से मलवाया हुआ इतनी बातें सुनाता है फिर भी नहीं जगता, बार-बार सो जाता है। यहाँ पर कविता भी अगर स्त्री की तरह जगाने की कुछ कोशिश कर रही है, तो वो धीमे-धीमे ही बोलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ वो कहते हैं, धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें चिड़ियों के चहचहाने की हैं। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें किनारे से लहरों के टकराने की हैं। अब चुप्पी का सौंदर्य शास्त्र एक बड़ी चीज है, और मनमस्त हुआ तो क्या बोले, या गूंगे का गुड़ कह के इसको कबीर एक अलग आयाम देते हैं। और जब हम लोगों का प्रेम सध जाता है तो बोलने का मन नहीं करता, मौन मत हो जाए निराला कहते हैं। तो उस समय जब चुप्पी जैसे शब्दों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम महामौन की छत तक पहुंचते हैं, उसी तरह से कविता में, उसी तरह से हम देह की सीढ़ियां चढ़ते 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 एक अलग आयाम जो होता है दार्शनिकता का, उसकी ओर पहुंचते हैं। और उसके लिए ये कितनी ये जो भूखा है वो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन सब समझ बैठे हैं। गोरकी के की आत्मकथा में वो प्रसंग आपको याद होगा, जब वो लोग बहुत थके हैं, वो जो चाय बनाया काम करने वाला लड़का गोरकी पूरा बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, इतने थक गए हैं कि कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। वहां पर बैठते हैं वो पीछे जो डबरा है उसके पास आप सूर्य देखते हैं। तो ये जो चुपचाप पानी में पांव लटका के थके हुए का सूर्यास्त देखना है, ये खुद जीवन का इतना मार्मिक प्रसंग है जिसे हम एक रूपक की तरह ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी तरह की चुप्पी में यहाँ कवि बैठा है, वो कह रहा है इस हिस्से में जब समुद्र के अलावा कोई नहीं बोल रहा, चिड़ियों के अलावा कोई बोल रहा, ये ऐसी घनी चुप्पी में संकेत, जैसे जायसी के यहाँ चिड़िया बोलती है या पाखी बोलते हैं अंश की कविता में, तो प्रकृति लगता है कुछ नए संदेश दे रही है। हम पर्यावरण विमर्श के इस युग में, इन्होंने पर्यावरण भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, इसीलिए पांचों तत्वों पर अन्य पर भी लिखी है। शुरू में भूमिका ने कहा कि भूमिका ही इतनी अच्छी है, वो एक आख्यान देते हैं और कहते हैं कि चल रहा है कोई और बीड़ी अंधेरे में चलता हुआ चला जा रहा है बेंच पर ढाबे की, ये चित्र पास बहुत आता है। चांद, तो मामा चांद से तो इनकी बहुत गहरी दोस्ती है ही, अर्रा से भी बहुत गहरी दोस्ती है और ढाबे से भी। तो उनका कहता है कि बीड़ी उसको सुलगानी है, वो इतना थका हुआ है तो आग मांगता है। तो कहते हैं ये बाद में चल के कि यही कविता, यही बीड़ी सुलगाने भर आग मांगती है। लेकिन ये आग जो है वो घरों को, बस्तियों को जलाने वाली आग भी है। ये तो फ्रॉइड भी कहते थे, ये तो हीगल भी कहते थे, ये तो हमारे जितने धार्मिक विमर्श हैं वो भी कहते हैं कि सत्य जो है वो हमेशा जुड़वा पैदा होता है, बाइनरीज में पैदा होता है। मटेरियलाइज ही नहीं कर पाएगा सत्य अगर उसमें मिट्टी में आग नहीं हो, मिट्टी में पानी नहीं हो। दो ढके ध्रुवान अगर एक नहीं होंगे तो सत्य प्रकट नहीं होगा, मटेरियलाइज नहीं करेगा, होगा लेकिन मटेरियलाइज करने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूरी है दो तरह के सत्य का। तो यही जो आग और पानी, पिताजी की कविता थी कि आग भरा पानी का मन है, कौन करे सहसा विश्वास, कैसे बतलाऊं दुनिया इतना महंगा है उल्लास। तो इसी तरह से आग भरा पानी का मन इनकी कविता में भी है, और लगातार आवाजों को गौर से सुनने का, उसे आत्मसात करने का, छवियों की हल्की परछाइयां जो अंधेरे में अलग ढंग से प्रकट होती है। अंधेरे में मुक्तिबोध के यहाँ वो अलग ढंग से प्रकट होती है, इनके यहाँ अलग ढंग से प्रकट होती है। और स्त्री कविता में जब अंधेरा आता है तो अलग ढंग से प्रकट होता है। लेकिन आर्कीटाइपल जो बिंब है, जो हमारे, जिनको यूं कहते थे कि हमारे
अवचेतन में, हमारे भाषिक अवचेतन में जो हमें छोटी छोटी टिमकने मिलती हैं, उसको जब हम कविता में पल्लवित करते हैं या वो मुकुलित होता है खुद ब खुद, तो एक बड़ अजीब तरह की तनातनी, इसको टेंशन की, इसको टेंशन कहते थे, तनाव, बाइनरीज के बीच का तनाव। तो इस कविता इनकी इस तरह श्रेष्ठ है, इसमें खास तरह, हालांकि बहुत सहज है, वो इतना भाषा की इतनी पारदर्शिता, कहीं पारभाषक भाषा नहीं लिखते वो। मतलब ये बहुत बड़ी ताकत है। W. येट्स के अंतिम दिनों में ये उनको सद, बहुत सारे कवियों को बहुत गीतकारों को तो सद जाता है, लेकिन गीतकारों को, लेकिन कवियों में ये छनते 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 ये मौन होने के पहले का जो लिंग्विस्टिक जिसको कहती है जूलिया क्रिस्तेवा, जो कोरा का प्रीलिंग्विस्टिक्स, कोरा का जो हल्का हल्का, क्या कहना चाहिए, हल्की हल्की चटकन है जो उसकी, वो सुनाई देना कविता में बहुत बड़ी बात है। वो भाषिक अवचेतन में क्या क्या है और वहाँ उससे उसने क्या ग्रहण किया है, और वो कैसे उसके भीतर वही मतलब बहता है, हाँ ठहरता है। मुड़ती मुड़ती चलती चलती धारा कहाँ मुड़ जाती है, मुड़ के क्या रुकती है, थोड़ा बाहर देखती है, थोड़ा भीतर देखती है, ये प्रक्रिया इसके यहाँ लगातार चलती जाती है। स्त्रियों से भी इन्होंने इंटरपर्सनल स्पेस इनके यहाँ जो है ना, अभी भी हमारे समय में सारे टूट फूट कोलाहल के बावजूद आपस आपस का जो स्पेस है, दो दिलों के बीच में, जो अब छल प्रपंच ज्यादा नहीं होता। मेरे पिताजी मुझे एक श्लोक सुनाते थे जिसमें जिसमें एक बात बहुत सुंदर है, वो अंकम ये सुप्ता नाम किम व दग्धता, पूरा श्लोक देती हूँ, अर्थ बताती हूँ। वो कहते हैं इंटरपर्सनल स्पेस की पवित्रता पर है, वो बहुत सुंदर है कि वो कहते हैं कि जो जिसने भरोसा कर लिया उससे छल करने कौन सी विचक्षणता, कौन सी होशियारी, जो गोदी में आकर सो ही गया उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। तो भरोसा जो है वो आपसदारी का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं अव्यय है, अवयव है। और उसके बाद उस आपसदारी की रक्षा हम अभी भी करते हैं, जैसा कि कहते हैं गांव में भी कि चोर भी 10 घर चोरी छोड़ के करा है, तो उसी तरह से यहाँ पर छोड़ने की जो बात की, आंख की लाज ही रखने के लिए, भरोसे का मान ही रखने के लिए, इन कम से कम आपसदारी को कोई अभी भी पोल्यूट जल्दी नहीं करता, कभी कभी कोई कोई कर देते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते। तो ये आपसी संबंधों की, निजी संबंधों की गरिमा की रक्षा, ये जज्बा स्त्रियों में होता है। और राजेश जी की ताकत है कि उन्होंने इसे अपने भीतर भी पहना है। ये बहुत, ये जो अहिंसा की ताकत है, ये जो सविनय अवज्ञा की ताकत है, ये पर भी लिख सकते हैं, खुजली पे भी लिख सकते हैं। और क्रिटिक कितनी खूबसूरत, अभी कविता एक मेरी खुल गई सामने, चप्पलें, वैन गॉग ने जो वाला जो चित्र बनाया था किसान के जूते, उसमें एक जूता छोटा है एक बड़ा है। वो रोमांटिक वैग्रेंट का जो एक पूरा उस समय नोशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के समाज में, कि जूता है चला जा रहा है, चला जा रहा है, फट गया है, एक जूता है एक नहीं है। ये जो आवारा हूँ वाला भाव है जो लगातार हमारे यहाँ भी लगातार ये पल्लवित का है, एक मोटिफ के रूप में हमारे साहित्य में लगातार पथिकों की बात कही गई है, जो छूट गया, जिनका घर जिनका छूट गया, जोगियों की बात, फकीरों की बात, किसानों की बात, विस्थापित मजदूरों की बात, उन सब के जूतों का मर्म पहचानते थे वॉन गॉग। और उसका प्रतिपक्ष ये पूरी कविता जो अभी मैं सुनाऊंगी, ये
एक क्रिटिक है। वो कहते हैं कि कैसे जूते बना दिए तुमने, एक किसी पेंटर को कहते हैं कि इसमें सफर की थकान का लेश ही नहीं है, ये तो चमकीले मतलब चेरी ब्लॉसम के की पॉलिश लगाए हुए जूते हैं। लगता ही नहीं है कि ये किसी सफर पे निकले हैं, इनमें सफर की थकान नहीं है, धूल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही राकी है। आप देखें कि लगातार कविता में भी अच्छी कविता का के लक्षण बताते हुए चल रहे हैं ये। और एक कविता बहुत सुंदर है कामायनी पर, कि कामायनी एक्सप्रेस करके बनारस पहुंचा है कवि और कह रहा है कि प्रसाद से कहता है कि अरे मैं देखो तो विडंबना में कि मायनी एक्सप्रेस पे हूँ और प्रसाद से दूर जा रहा हूँ। ये जो है प्रसाद से दूर जाना, एक यूटोपिया से जाना, एक 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 पक्ष ये है। और वहां पर थॉमस मोर पर भी एक कविता है, उसके कटे हुए सर पर उस थॉमस मोर एक जोड़ा बनाती हुई कविता है। मेरा तो अर्थ खुल गया आधा। मैंने ये जो कविता विद्या को निवेदित कविता प्रसाद उसको जब मैंने थॉमस मोर के साथ उसका हम लोग बचपन में कहते थे ना, क्या एक शब्द था जो तुम मेरे गोइया हो। हाँ, खेल खेल में लोग गोइया बनाते थे, हाथ पकड़ते बहुत। तो गोइया है ये कविताएं। एक एक कविता दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी होती है तो उसका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो टॉमस मोर वाली कविता जो इसने यूटोपिया लिखी थी, और यूटोपिया के कारण जिसको लिखने के चलते जितना गर्दन जिसकी उड़ा दी थी, उसको अगर हम यूटोपिया के ये इस वाली कविता इसका अर्थ, तो अर्थ कैसे कविता में यात्रा करता है, ये भी बहुत सुंदर। अर्थ लगातार अंतःपातीय नदी की तरफ बह रहा है। वो कभी कविता में ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत होता है अच्छी कविता में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो अणुओं के बीच में जो जो स्पेस होता है, उसी से उसकी इलास्टिसिटी, उसी में विस्फोट सारे बंद रहते हैं, और उसी में दुनिया में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सबका नाच, अनवरत तांडव और लास्य जो कहे वो बंद रहता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कविता में भी होता है और हमारे अपने जीवन में भी होना चाहिए। सब कुछ ठसा नहीं होना चाहिए, सांस भर लेने की जगह तो होनी ही चाहिए। ये जो कहते हैं ये बड़े इशारे में बहुत खूबसूरत ढंग से भी मैं इनका वादन करती हूँ। हमारे शहर की गलियों की तो चर्चा मैं कर चुकी हूँ कि कैसे अंतरंग बाहर आसमां के कैरम पर क्वीन के बाद कवर के लिए बची आखिरी सफेद गोट की तरह रखा होता था चांद। चांद तो जाने कितनी बार। ये होता क्या है कि आदमी जब धरती से थक जाता तो चांद भी एक यूटोपिया है, एक असंभव ड्रीम जो जरूरी है। अगर सदिच्छा यूटोपिया के साथ बड़े स्वप्न का अगर वो लेके ना चले, वर्किंग हाइपोथेसिस लेके ना चले, एक प्रिंट लेके ना चले, तो फिर क्या होगा। कम से कम इच्छा के साथ भी सद ना जुड़े तो फिर सद इच्छा किस काम की। तो कम से कम विजन तो बड़ा होना चाहिए। गैप जो आते हैं वो यथार्थ के आने दीजिए, लेकिन कम से कम देखना तो बड़ा चाहिए। कम से कम ईगो बाउंड्री तो, अपने अहंकार का वृत्त तो इतना बड़ा कर लेना चाहिए कि जड़ चेतन सब एक हो जाएं, जिनमें प्राण नहीं। मैंने प्राण धारा की बात कही कि शुरू में प्राणों में प्राण जीवियों के लौटे हैं और जिनमें प्राण नहीं है। वर्जिल जो इतने बड़े रोमन कवि, उन्होंने लिखा है कि अच्छी कविता क्या करती है, इट डिस्कवर्स टीयर्स इन द हार्ट ऑफ थिंग्स। चीजों के जड़ चीजों के अंतःस्थल में जो छुपी आंसू की बूंद है। Tears in the heart of things, चीजों में ही। आपने देखा होगा कि पैब्लो नेरुदा के अंतिम जितने भी उतनी उनकी कविताएं हैं सब चीजों पर ही है। टमाटर पर भी है, इधर पर जो नहीं चेतन है उसमें भी चेतना की आगे। हमारे यहाँ हमारे भारतीय चिंतन में पहले से सोचा गया है, पूरा ही सबको ही जड़ चेतन, सबको एक प्राण धारा से जोड़ने की हमारे यहाँ भी एक दृष्टि रही है। तो यहाँ पूरा, क्योंकि सत्य तो एक ही जैसा होता होगा, जो जितना पुराना चिंतक होता होगा वो उसको उसे ही देखता होगा।
तो उसको वो देखने की इनकी कोशिश भी बहुत मुझ में प्राण भरती है ये कविता। और झुकना की क्या व्याख्या की है, जैसे ये कहते हैं कि मैं कहाँ झुक। एक कविता गिरना भी है, बहुत शायद नरेश बहुत लोगों ने मंगलेश जी की भी एक कविता गिरना है, एक नरेश सक्सेना की भी कविता है, एक नीलाधर जगूड़ी की भी कविता है। तो बहुत ही मुझे कभी कभी लगता है साथियों कि जो पंक्चुएशन मार्क है ना, अंग्रेजी में उसको योजक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जैसे मुझे लगता है कि अगर छाया कविता को देखें तो विस्मयादि बोधक चिन्हों की कविता है, और अगर प्रगतिवादी कविता को देखें तो वो प्रश्नवाचक चिन्हों की कविता है। प्रयोगवादियों को देखें तो कोष्ठक और बिंदुओं की कविता है। बाद के समकालीन कवियों जब वो कविता अंतःपाठी होती है तो उद्धरण कोष्ठकों की कविता है। नंदवर्धन कहते थे कि जो कविता, बहुत अलग तरह का शब्द कहा, अन्य योनि नहीं होती, मतलब जिसकी कविता से दूसरी कविता नहीं फूट, जिस कविता से के कोख से दूसरी कविता नहीं फूट सकती, जो अंतःपाठीयता की आधार भूमि नहीं बन सकती, वो कविता बड़ी नहीं होती। मेरे अपनी समझ में यही, ये किसलिए होता है, ये इंटरमैलिक्यूलर अंतर आणविक स्पेस के कारण है, जो शब्दों के बीच का आकाश है, जो उसमें बहुत सारी अंतर्ध्वनियां, जैसे आप अगर सुर लगाने चलेंगे हारमोनियम पर या तानपुरे पे, तो दो सुरों के बीच में कितनी हजार श्रुतियां होती हैं। तो श्रुतियां जो होती हैं उनका नोटेशन अलग तरह का होता है। अगर संगीत पढ़ा है, लिखना किसी सीखा है तो उसको पता होगा। उसी तरह दो शब्दों के बीच में कितनी श्रुतियां, अनुश्रुतियां, सिसकियां, अनुच्चरित ध्वनियां, इम्प्लाय मीनिंग्स जो कहते हैं, वो सब सोई पड़ी है, कुनमुनाती हुई सी, आधी नींद में है, आधी जगी हुई है। अब कविता क्या करेगी कि जो आधी नींद में है उसको कभी कभी आंख खोल के, जैसे बच्चा सोया रहता है, हम उसको गुदगुदाते हैं तो आंख खोल के देख लेता है, एक फिर सो जाता है। वैसे ही ये ध्वनियां, जो शब्दों के बीच में ध्वन्याकाश होता है पूरा, सोती जगती रहती हैं। और अच्छी कविता इनसे संवाद करती है, इसीलिए कविता का अंत होता है। और उसमें क्रिया, यहाँ तो इनके यहाँ अंतःपाठीयता तो है ही, क्रिया पर भी बहुत सुंदर प्रयोग है। जो संज्ञाएं हैं वो भी बहुत रोचक है, बहुत सारे आख्यान है इनकी कविता में, बहुत सारे संवाद है। और कविता तो वैसे भी सहकारिता प्रदर्शन मान के चलती है। कविता मोहल्ले की लड़की है जो अपना दही का जामुन कहीं से भी ले आने में कोई संकोच नहीं करती। तो वो आख्यान के घर भी जाती है, वहां भी मुंह लगी बेटी है, वहां से भी वो कुछ लाती है, थोड़ा सा जामुन, थोड़ा सा वो लाती है। पहले तो शुरू में कविता संगीत की सहेली हुआ करती थी, जब गाई जाती थी। विश्व युद्ध के बाद या बंटवारे के बाद जब तक गाने का मन नहीं किया, तब उसने चित्रकला से दोस्ती की, उसने तरह के जितनी भगियालाएं हैं उससे दोस्ती की, और गद के बीच की भी आपसदारी हो गई है। घर की चार दीवारियां फांग रहे, हम लोग विवाहों की चार दीवारियां फांद के, जैसे बच्चे इधर से उधर चले जाते हैं, वैसे कविता भी चली गई। कविता और कहा दूसरे की विधाएं, मतलब एक दूसरे की छतें लांघती हुई एक दूसरे के आ गई। तो उसी तरह से ये भी क्रियाओं का कितना रोचक प्रयोग करती है ये कविता, जैसे कि संज्ञाओं का, सर्वनामों का, इत्यादियों की ये कविता है, इत्यादियों का, और उन सब लोगों का जिनकी कोई गणना, जो किसी गिनती में नहीं आते, जो जिसके बारे में कहते हैं कि वो गिनती में भी नहीं आते, उन सब की ओर से ये स्वाभिमान का, गर्वीली गरीबी का कितना सुंदर आख्यान है। देखे, मैं झुकता हूँ दरवाजे के बाहर जाने के पहले, अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए झुकता हूँ, रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर, जेब से अचानक गिर गई कलम या के उठाने के लिए झुकता हूँ, झुकता
लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है। ये क्रिटिकिंग कितनी महीन है। जैसे कि शक्तिशाली सामने किस जैसे लज्जित और अपमानित होकर दिखती है आंखें, झुकता हूँ। जैसे शब्द को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं ना। यह महीन कहता है ताकर। और कौन कहता है कि शिल्प की कथ्य पर शिल्प प्रगतिवादी कविता में प्रगतिशील कविता में शिल्प का सौष्ठव नगण्य हुआ है। बहुत ही सुंदर शिल्प का निर्वाह है यहाँ पर और बहुत ही व्यंजना शक्ति प्राणवती है यहाँ। आप देखिए जैसे ये जैसे का प्रयोग एक पुराना है ना, वो जिसको कहते हैं कौन जैसे वाला कौन सा अन्वय दृष्टांत देते हैं जिसमें वो क्या हो जैसे वो उस तरह से वो कर रहा है। लेकिन संदर्भ कहाँ कहाँ से ले रहा है, आसपास बिखरे जीवन से। तो डीफैमिलियराइजेशन की तकनीक को कहते हैं, मतलब शास्त्र की भाषा में जो अगर मतलब क्या कहा जाए, ताकत और क्षीणता की भाषा के बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही झुकता है। यह कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या गुणों को ही व्यक्त नहीं करता, कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निभाती है। बात समझने वाला व्यक्ति ही डीफैमिलियराइज कर सकता है। डीफैमिलियराइजेशन मतलब क्या, हमारी तरफ मिथिला में एक कथा चलती है वृद्ध वाचस्पति की कि वो बेचारे लिखने बैठे भाष्य, किसका भाष्य, तो वेदांत का। अब उसमें वो इतने डूब गए कि उनकी पत्नी नन्ही सी पत्नी बालिका पत्नी घर में अभी अभी आई है, वो उसकी उपस्थिति भूल ही गए। और वो भी बेचारी संयत और अच्छी थी कि वो कभी उसने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आके लिखने का की जो चौकी होती थी वहां पर जाके दिया जला जाती थी, अपनी उपस्थिति का हल्की सी आहट एहसास करा जाती थी। लेकिन शख्स डूबा हुआ था लिखने में तो लिखता ही। एक दिन आई दिया बुझ गया और पन्ने जो लिखे हुए थे पृष्ठ जो पट के होंगे वो अब वो युवती हो चुकी है, जो युवती क्या वो प्रौढ़ा हो चुकी है, ग्रंथ लिखने में इतना समय लगा है, वो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है जो मेरे लिखे हुए पन्नों के पीछे दौड़ रही है। वो कौन है, कौन ऐसी स्त्री है जिसके समन समीप भयसित खेचा की स्थिति है, बगल बगल में बाल पकने भी लगे फिर भी नहीं। और तो पीछे हिरणी की तरह दौड़ रही है मेरे भूज पत्रों के पीछे। उसने पूछा कि देवी आप कौन, तो वो हंसने लगी। उसने कहा कि आप ग्रंथ रचने से डूबे कि भूल गए कि इस ग्रंथ मानांतर आपके घर में भी पत्ती पत्ती एक भार्या आपकी बड़ी हो रही है। तो चिर परिचित जो है उसका भी चेहरा हम भूल जाते हैं। उसको इस तरह से दिखाना, डिमिलियराइजेशन का जो तकनीक जहाँ पर इसका इस्तेमाल कविताओं बहुत होता है, एकदम आसपास बिखरे हुए यथार्थ, मतलब चिरपरिचित यथार्थ है, लेकिन उसका एक ऐसा आयाम, पदार्थमयता का आयाम, अनंत का आयाम ऐसे भक्क से झक्क से उजागर होता है। एक कौंध में जैसे माचिस की तीली, एक कौंध में इतने से स्पेस में पूरा एक नाट्य रचा जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी कला है जो इन्होंने साधी है। और आपस की बातचीत में इतनी सरसता, इतनी किस्सा गोई, इतनी संवादमयता, ये होता और सीखने का, लगातार बहने का ऐसा शऊर, यही मुझे इनको कहती हूँ कि मेरे प्रिय कवि होने का यही कारण है कि ये में वैनिटी और वो कठमुल्लापन या जीवन का अंतिम सत्य अपनी जेब में लेकर घूमने का दम्भ नहीं है। इन सिक्के हैं लगातार गिर रहे हैं और रह के उठा रहे हैं, फिर वो गिरेंगे, वो फिर उठाएंगे, और जिसको गिरा जान के फिर उठाएंगे वो
सिक्का दूसरा सिक्का बदल चुका तब तक। तो लगातार गति के नोश नोश की अवधारणा में विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि गति और अगति के बीच का जो झिलमिल प्रदेश है, वो प्रगति कहीं पर ठहरना रमोगी बहता पानी वाले भाव से बहती रहती है, कविता में, जीवन में। तो रिकास्ट करना है अगर जीवन दर्शन या अपना लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, गुना हुआ, चारों दिशाओं से खिड़कियां अगर खोल के रखनी है, तो लगातार ही उसी तरह बहता पानी निर्मला भाव से बहना होगा। पानी फिर से आ गया। तो इस पानीदार कवि के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त हुए। मैं चुप होती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि अकेले में जब मन बहुत उदास हो तो सस्वर पढ़िए निताएं। उदासी जिसके बारे में लिखते हैं कि उदासी, मैंने एक नोट बहुत अच्छा किया था। वो कहती है कि उदासी ऐसे है जैसे घोड़ों के पास कुछ ऐसा है कि घोड़ों के पास खड़ी उदासी, बंधे हुए घोड़ों के पास उदासी खड़ी थी। अब मैं कहाँ ढूंढूं, पंक्ति भूल जा, मुझे जो संदर्भ याद है उसी के आधार पे तो कहती हूँ कि उदासी खड़ी है कि सड़की की तरह बंधे हुए घोड़ों के पास। हम सबके जीवन में उदासियां हैं। हमें कैसे समाज में रहते हैं जब हमारी संभावनाएं पूरी तरह मुखरित होने का परिदृश्य परिवेश खो चुकी है। भूख और अपमान से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत कांटे हैं, फिर भी आंखों में सपना है, चांद है, आकाश है और आस है। सांस है तो आस है और संवाद की आस है। जिस संवाद की आस में ये कविताएं एक संवाद के भर लिखी गई कविता है कि कहीं से कोई खिड़की तो खुलेगी। निराश होके क्या है, लगातार ही खिड़कियां खोलते जाने का नाम है कविता। आपकी अपने मन की सरहदें बड़ी करते जाने का नाम है कविता। जो धर्म हमें हमें धर्म खूंखार होने से नहीं बचा पाया, हमें राज खूंखार होने से नहीं बचा पाया, तो शायद कविता बचा ले। कविता चूंकि हृदय साथ है, कविता चूंकि स्त्री भाषा में बात करती है, कविता जो मर्म पे प्रहार करना जानती है, कविता जो आत्म भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो इस तरह से हम अपने इस अग्रज कवि से, उनकी संवेदनशीलता से, उनके गद्य से भी, उन्होंने जो नोट्स दिए हैं हिंदी साहित्य को, बहुत संवेदनशील है। इनकी जो गलियां हैं, इनकी जो चौड़बा है, इनका जो आवाज, एक यावर थे अज्ञेय के यहाँ, एक यायावर थे राहुल सांकृत्यायन के यहाँ, एक यायावर है इनके यहाँ, लगातार चरैवती वती कहता हुआ। लेकिन तीनों की यति गति भंग में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इस पर तो कभी एक चर्चा लिखा जा सकता है कि कैसे कैसे इन थके हुए जूतों की जो आहट है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी वाली आहट से कितनी अलग है। हाँ, बाजार की क्रूरता का भी इन्होंने बहुत सुंदर चित्र खींचा है। लगातार ये एक ऐसा हमारा समय है जब विज्ञापन हमें क्रूरता ही सिखाते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर विज्ञापनों में भी कविता की ताकत होती है। वो ध्रुवांत में झप्पी लगा देते हैं, तो मैक्रो और माइक्रो में झप्पी लगा देते हैं। तो जो 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 हमारा समय है वो क्या कहता है कि कंप्लीट मैन, एक बहुत बड़ा मशहूर एड है कंप्लीट मैन का, कहता है कि अगर आप रेमंड्स के या किसी फला शायद रेमंड्स के सूट पहनेंगे तो और अपनी बड़ी सी गाड़ी में चलेंगे और गली का कोई बच्चा उठा के अगर आप उसकी छत पे बिठा लेंगे, जो उसको बाहर से मैच नहीं देख पा रहा था उसको दिखा देंगे, अगर आप इतने बड़े होंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरे हुए, तभी आप कंप्लीट मैन होंगे।
अब ये बताइए कितना उदास करने वाला दर्शन है उस व्यक्ति के लिए जो अपनी साइकिल पर चलता है, जो सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार है, जिसके पास काला धन नहीं है, वो बड़ी गाड़ियों पे नहीं चल पाता। वो कितना उदास होगा। उदास व्यक्ति को और उदास करने वाला ये झुलमिलाता हुआ जो समय है, उसमें उदास आदमी की तरफ से, वंचित की तरफ से सोचने की तमीज़, उसकी भाषा में बतियाने का शऊर, ये भी इनको एक बड़ा कवि बनाता है। हम इनका अभिवादन करते हैं और इनकी कविताओं की उम्र तो है ही बड़ी, ये भी इनकी भी उम्र बहुत बड़ी हो, ये हमेशा हमारे साथ रहे, इसकी भी शुभकामना।